प्राचीन भारत का इतिहास सुनते ही क्या ख्याल आता है? राजा महाराजा, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, है ना? पर ये सिर्फ इतना ही नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ी उलझी हुई पहेली की तरह है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि इतिहासकार, जिन्हें हम हिस्ट्री के डिटेक्टिव्स भी कह सकते हैं, आखिर इस पहेली को सुलझाते कैसे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई एक ऐसा केस जो हजारों साल पुराना हो, उसे आखिर कोई सॉल्व करेगा कैसे? इसका जवाब है एक जासूस की तरह सोचकर। बिल्कुल वैसे ही इतिहासकार भी सुराग ढूंढते हैं, सबूतों को आपस में जोड़ते हैं और फिर अतीत की इस बिखरी हुई कहानी को एक पूरी शक्ल देते हैं। तो चलिए इस जांच पड़ताल में और गहराई से उतरते हैं। अच्छा, तो कोई भी जासूसी कहानी कहां से शुरू होती है? घटनास्थल से, है ना? यानी क्राइम सीन से। इतिहास के लिए वो घटनास्थल होता है भूगोल, क्योंकि किसी भी सभ्यता की कहानी की बुनियाद उसकी जमीन ही रखती है। जरा सोचिए, भारत का पूरा भूभाग, यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहती नदियाँ, यहाँ तक कि जमीन की मिट्टी, इन सब ने मिलकर ही तो यहाँ की तकदीर लिखी है। ये समझना वाकई में बड़ा दिलचस्प है कि भूगोल ने सब कुछ कैसे तय कर दिया। जैसे देखिए, उत्तर में हिमालय कुदरती किले की तरह खड़ा था, जो हमलों से भी बचाता था और मौसम पर भी कंट्रोल रखता था। गंगा और सिंधु जैसी नदियां, वो सिर्फ पानी का सोर्स नहीं थी, वो तो समझिए कि व्यापार और बस्तियों के लिए उस जमाने के हाईवेज थीं। बीच में विंध्य पर्वत ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक तरह से कल्चरल डिवाइडर का काम किया। और हाँ, मगध में जो लोहे के भंडार मिले, उसी ने तो एक इतने बड़े साम्राज्य के उदय को मुमकिन बनाया। ठीक है, तो घटनास्थल की जांच तो हो गई। अब एक जासूस क्या करता है? वो गवाहों से पूछताछ करता है ना? इतिहास के केस में हमारे गवाह हैं उस दौर में लिखे गए ग्रंथ और कहानियां। अब ये गवाहियां भी आप देखिए दो तरह की हैं। एक तरफ हैं वेद और त्रिपिटक जैसे धार्मिक ग्रंथ। इनसे हमें उस समय के रीति रिवाज, फिलॉसफी और समाज के नियमों की एक झलक मिलती है। पर एक जासूस की तरह इतिहासकार को यह भी सोचना पड़ता है कि क्या ये ग्रंथ वाकई समाज का आईना है या फिर किसी एक खास नजरिए को ही दिखा रहे हैं। फिर दूसरी तरफ हैं महाभारत और पुराण जैसे महाकाव्य। ये हमें राजनीति और राजाओं की कहानियां सुनाते हैं, लेकिन इनमें भी इतिहास और कल्पना अक्सर घुले मिले होते हैं। और बस इसीलिए एक अच्छा जासूस हमेशा एक अनबायस्ड यानी तीसरे पक्ष की गवाही जरूर ढूंढता है, एक ऐसा गवाह जिसका अपना कोई स्वार्थ न हो। प्राचीन भारत के हमारे इस केस में ये तीसरे पक्ष के गवाह थे विदेशी यात्री। तो इन बाहर से आए लोगों ने क्या बताया हमें? चलिए देखते हैं। करीब 300 ईसा पूर्व ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थीन्स ने अपनी किताब इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का आंखों देखा हाल लिखा। फिर लगभग 700 साल बाद चीन से आए यात्री फाहयान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के राज में फैली शांति और खुशहाली का जिक्र किया। और फिर आए ह्यूएनसांग, जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में इतनी बारीक जानकारी दी जो शायद हमें कहीं और से कभी पता ही नहीं चलती। इन बाहरी लोगों की बातें हमें उस जमाने की जिंदगी की एक बिल्कुल सीधी तस्वीर देती हैं। जरा सोचकर देखिए, जब मेगास्थनीज ये लिखता है कि लोग ईमानदार हैं, वे अपने दरवाजों पर ताला नहीं लगाते, ये एक छोटी सी लाइन उस समाज में मौजूद भरोसे और सुरक्षा के बारे में कितना कुछ बता जाती है। तो गवाहों के बयान तो हो गए, अब आता है केस का सबसे अहम हिस्सा, फॉरेंसिक रिपोर्ट। इतिहास की दुनिया में ये फॉरेंसिक रिपोर्ट है पुरातत्व, यानी जमीन से निकले वो ठोस सबूत जो झूठ नहीं बोल सकते। ये सबूत इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि देखिए, किताबों और कहानियों में तो हेरफेर हो सकता है, लेकिन हजारों साल पुरानी किसी ठोस चीज को नहीं बदला जा सकता। पत्थर और धातु झूठ नहीं बोलते। पुरातत्व की ही एक खास ब्रांच है न्यूमिस्मैटिक्स, यानी सिक्कों का अध्ययन। अब ये जो पुराने सिक्के मिलते हैं ना, ये सिर्फ पैसे नहीं हैं, ये अपने दौर के जीते जागते गवाह हैं। ये बताते हैं कि कोई सल्तनत कितनी अमीर थी, उसका व्यापार कहां-कहां तक फैला था, और तो और ये उन राजाओं के नाम तक बता देते हैं जिनका जिक्र शायद किताबों में मिलता ही नहीं। तो आखिर ये सिक्के हमें बताते क्या हैं? इंडो ग्रीक सिक्के वो पहले सिक्के थे जिन पर राजा की शक्ल और नाम छापे गए। गुप्त काल के सोने के सिक्के, उनकी जबरदस्त शुद्धता उस दौर के स्वर्ण युग होने की गवाही देती है। और भारत के जो सबसे पुराने पंच मार्क्ड सिक्के हैं, वो ये साबित करते हैं कि उस समय भी एक काफी विकसित अर्थव्यवस्था मौजूद थी। लेकिन सिक्कों से भी ज्यादा शक्तिशाली सबूत अगर कुछ है तो वो हैं शिलालेख। सोचिए, अतीत से भेजे गए सीधे संदेश जो पत्थर पर उकेरे गए हैं, जिन्हें कोई बदल नहीं सकता। और यहीं पर हमें एक ऐसा सबूत मिलता है जो इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ देता है।
कलिंग युद्ध की भयानक तबाही के बाद सम्राट अशोक को इतना गहरा पछतावा हुआ कि उन्होंने हमेशा के लिए युद्ध छोड़कर धम्म यानी शांति का रास्ता अपना लिया। अब ये जो दिल बदल देने वाली कहानी है ना, ये हमें किसी किताब से नहीं बल्कि खुद अशोक के खुदवाए 13वें शिलालेख से सीधे सीधे पता चलती है। और ये कोई मामूली सरकारी फरमान नहीं थे। अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक फैले ये शिलालेख इतिहास में पहली बार था जब कोई शासक सीधे अपनी प्रजा से बात कर रहा था। ये उस जमाने का मास कम्युनिकेशन था समझिए, और इन्हीं शिलालेखों की वजह से हमें अशोक के साम्राज्य का असली नक्शा भी मिलता है। तो हमारे पास घटनास्थल की रिपोर्ट है, गवाहों के बयान भी हैं और फोरेंसिक सबूत भी आ चुके हैं। अब एक जासूस की तरह इन सबको एक साथ जोड़कर आखिरी फैसले पर पहुंचने का वक्त आ गया है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह समझने की है कि कोई भी एक सुराग अपने आप में काफी नहीं होता। एक इतिहासकार का असली हुनर सारे सबूतों को एक साथ रखने और उन्हें एक दूसरे से क्रॉस वेरीफाई करने में ही है। इसका एक जबरदस्त उदाहरण देखिए। एक तरफ है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो एक तरह से मौर्य साम्राज्य को चलाने का भारतीय मैनुअल है, और दूसरी तरफ है मेगस्थनीज की इंडिका, जो एक यूनानी डिप्लोमैट का नजरिया है कि असल में वो साम्राज्य चल कैसे रहा था। जब इन दोनों को एक साथ रखकर देखा जाता है तो मौर्य साम्राज्य की एक कहीं ज्यादा साफ और पुख्ता तस्वीर हमारे सामने आती है। तो इतिहास की इस जासूसी के तरीके को हम इन 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, साहित्यिक सोर्स यानी कहानियों का विश्लेषण करना। दूसरा, पुरातात्विक सबूत यानी प्रूफ की जांच करना। तीसरा, विदेशी गवाहों यानी बाहरी नजरिए को समझना। और आखिर में चौथा और सबसे जरूरी, इन सभी सुरागों को क्रॉस वेरीफाई करके एक ठोस नतीजे पे पहुंचना। और यही तरीका हमें एक आखिरी और बहुत ही रोमांचक सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि इस विशाल पहेली के वो कौन से हिस्से हैं जो आज भी जमीन के नीचे या पुराने दस्तावेजों में कहीं दबे अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास की एक खोज ये कभी खत्म नहीं होती।